नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो हमारा क्लास 9 का जो चैप्टर है वो हमारा उस चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि संस्थाओं का कामकाज। देखिए, कुल मिलाकर 5 चैप्टर है, लेकिन आज हम चौथा चैप्टर को हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि चौथा चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, हमारे लोकतंत्र में जो संस्था है वो किस प्रकार कामकाज करती है और उनसे कामकाज कौन करवाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो जो हमारे लोकतंत्र में जो फैसले जो होते हैं वो किस प्रकार लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है। हम लोग चुनाव के माध्यम से अपने शासक का, जो हमको ऊपर शासन करता है, उनका हम चुनाव करते हैं। वो चुने गए उसे शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। जान लीजिए, जो व्यक्ति को हम चुनते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए कानून बनाते हैं। वो व्यक्ति हमारे लिए क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। और कुछ आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कई प्रकार के मंत्री होते हैं। वे मंत्री सब मंत्री परिषद के माध्यम से हमारे ऊपर शासन करते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जैसे वित्त मंत्री हो गया तो वित्त मंत्रालय के ऊपर में वो शासन किए। वे वित्त मंत्रालय के जितने भी लोग होंगे वो सब मिल करके हम लोगों पे शासन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा शासन के मूल्यों का निर्धारण, 7 संस्थाओं का कार्य एवं संस्थाओं की कार्यसीमा का भी निर्धारण किया जाता है। देखिए, संविधान द्वारा हर एक संस्था का सीमा का निर्धारण कर दिया गया है कि आप इतने सीमा रेखा के अंदर रहिएगा, और जिस विभाग का जितना उसका सीमा रेखा तय किया गया है उसी सीमा रेखा के अंदर वो विभाग काम करता है। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा सवाल आ जाता है कि एक सरकारी आदेश, ध्यान दीजिएगा, सरकारी आदेश के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे है एक सरकारी आदेश। ठीक है, 1 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा आदेश, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया, एक कार्यालय ज्ञापन निकाला गया। ठीक है, सरकारी आदेश निकाला गया। इसका नंबर था 36/012/31/90, जिस पर कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का एक संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर है। इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। भारत सरकार के सरकारी पदों एवं सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण किए गए। जान लीजिए, हमारे यहाँ भारत सरकार जो SEBC मतलब EBC वर्ग के लोगों को जो 27% आरक्षण दिया गया। ठीक है, वो कब दिया गया, तो 1 अगस्त 1990 को सरकारी ज्ञापन निकला हुआ है 36/012/31/90। ठीक है, यह कौन सा मंत्रालय का, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर के माध्यम से यह जो है ना, यह नियम लागू किया गया, 27% आरक्षण। ठीक है, और आगे देखिए, अब तक आरक्षण SC ST को ही दिया जा रहा था, अब आरक्षण के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। ठीक है, केवल आरक्षण SC ST को दिया जा रहा था, तीसरी श्रेणी इसके लिए बन रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और संस्था के बारे में बात करते हैं। एक सरकारी आदेश कैसे बना। ठीक है, एक सरकारी आदेश जो है कैसे बना, सो पहले देखिए। तो एक सरकारी आदेश जो बना, यह सरकारी आदेश लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। कोई भी लंबा घटना हुआ था उसके बाद यह सरकारी आदेश बना था। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता VP मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में हुई। इसी कारण इसे मंडल आयोग कहते हैं। आप लोग भी सुने होइएगा कि मंडल आयोग किसे कहते हैं। तो मंडल आयोग किसको कहते हैं, तो जो 1979 में पिछड़ी जाति आयोग गठन किया गया, इसका अध्यक्षता किसने किया था, VP मंडल ने, जिसका नाम पूरा था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए इसे मंडल आयोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला आयोग 1953 में गठित हुआ। पहला आयोग कब गठित हुआ, 1953 में गठित हुआ। ठीक है, किनकी अध्यक्षता में, कालेलकर की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में प्रस्तुत की। मंडल आयोग का क्या मतलब सिफारिश था, 1980 में प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख थी सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देना। देखिए, मंडल आयोग का काम, मंडल आयोग क्या मतलब
क्या चीज़ को लेकर के घोषणा किए थे? तो पिछड़े वर्ग जो है ओबीसी वर्ग, उसको 27% आरक्षण देने के लिए उन्होंने मतलब क्या किए थे, आंदोलन किए थे, और वह उसी को लेकर के उन्होंने एक आयोग का गठन किए हुए थे। ठीक है, अब जान लीजिए जो यह रिपोर्ट जो हुई थी इसकी चर्चा संसद में भी हुई। अब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी नियम बनने के लिए आता है तो उसका चर्चा संसद में जरूर होता है। अब आगे देखिए, 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस रिपोर्ट को, इस सिफारिश को लागू करवाना शामिल किया। जनता पार्टी के सरकार 1989 में जो जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र में जो है ना, यह बातों को लिखित रूप में दिया कि जब हमारा सरकार बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ठीक है, कौन से रिपोर्ट को? तो मंडल आयोग को। ठीक है, अब देखिए चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार भी बन गई। जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी का सरकार भी बन गया, और जनता पार्टी का जब सरकार बना तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उस वक्त में प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह। 1989 के लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री बने थे? इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, 1989 के लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नई सरकार चुनावी वायदा पूरा करने के क्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। ध्यान सुनिएगा, जब वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने उसी वक्त में राष्ट्रपति के अभिवादन के समय में जब उनका शपथ हो रहा था उसी वक्त में मंडल रिपोर्ट को, जो बीपी मंडल रिपोर्ट को उन्होंने लागू करने की घोषणा की, क्योंकि इनका चुनावी घोषणा पत्र ही इनका वही था। ठीक है, अब आगे देखिए, बीपी सिंह ने अगले दिन संसद में इन दोनों सदनों को सूचित किया। जान लीजिए संसद का 2 सदन होता है। संसद का कितने सदन होता है? 2 सदन होता है। सबसे पहला सदन होता है लोकसभा। ठीक है, सबसे पहला सदन होता है लोकसभा। ठीक है, दूसरा सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा याद रखिएगा। संसद का 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो कैबिनेट के फैसले के क्रमिक प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। कैबिनेट के फैसले के विभाग के अधिकारियों को आदेश तैयार किया गया और कैबिनेट के फैसला लेकर के और इसको अधिकारियों को भेज दिया गया कि इस आदेश को मान लिया जाए और इस पर नियम तैयार किया जाए। संबंधित मंत्री की स्वीकृति के पश्चात अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात आदेश जारी हो गया और जो मंत्री थे उनकी स्वीकृति मिल गया और अधिकारी का हस्ताक्षर हो गया और उसके बाद यह आदेश जारी हो गया। इस तरह 13 अगस्त 1990 को 36/12/31/90 बन करके यह नियम तैयार हो गया कि मंडल आयोग, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का जो आयोग था, जो उनका मांग था कि पिछड़े वर्ग को लोगों को कितना आरक्षण दिया जाए, 27%, उस आरक्षण को मान करके और जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उनको लागू करवा दिए थे। जान लीजिए अभी भी वही नियम चल रहा है आरक्षण के रूप में। अब जानते हैं अन्य पिछड़ी जाति आयोग। फिर अन्य पिछड़ी जाति आयोग 1979 में गठित हुआ था। अध्यक्ष वही पिछड़ी जाति का आयोग जो ओबीसी का जो आयोग चला था। अध्यक्ष कौन थे इस आयोग का? तो बीपी मंडल थे। 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह से लागू हो गया। इन्होंने 13 अगस्त 1990 को नियम बना करके तैयार कर दिए, लेकिन 8 सितंबर 1993 को पूर्ण रूप से यह लागू कर दिए थे। कौन? तो आपको पता होगा कि बीपी सिंह जी भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वही इस आयोग को लागू किए थे। संस्था नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, कल्याण पूरक सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्था को भी संस्था कहते हैं या संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है, संस्था किसको कहा जाता है? नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, कल्याण पूरक सुविधाएं जहां मिलता है जिस मतलब नागरिकों को, उसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संसद होता है, हमारे भारत में संसद होता है। ठीक है, संसद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम साधारण नाम में हम लोग एमपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको साधारण नाम में? हम लोग एमपी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाँ एमपी। ठीक है, संसद को हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ, इसका पूरा नाम हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो अभी सबसे पहले देखते हैं भारत के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रीय सभा में संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरे देश स्तर पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद। ठीक है, और जो राज्य स्तर पे जो पार्लियामेंट जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक। ठीक है, विधायक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं MLA। ठीक है, और संसद को MP। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून विधि का निर्माण करते हैं। देखिए, देश के लिए जो कानून बनाते हैं वो संसद होते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं, और राज्य के लिए जो कानून बनाते हैं वो विधायक होते हैं, MLA होते हैं, और वे विधानसभा में बैठते हैं। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भारत का संसद भवन का ये हमारा चित्र है। ठीक है, ये हमारे भारत का पुराने संसद भवन का चित्र, अभी नया में भव्य संसद भवन अलग बन गया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। संसद को अभी हम आपको बताए हैं संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जान लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के सदन होते हैं, तो जान लीजिए राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। ठीक है, संसद का इसको अगर हिंदी की बात करें तो उच्च सदन भी बोलते हैं। उच्च सदन नाम के लिए कहते हैं, लेकिन पावर ज़्यादा होता है लोकसभा के सदस्यों में। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन। जान लीजिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है हम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मतलब भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। भारत के चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। हम लोग अभी तक राज्यसभा का सदस्य नहीं चुने होइएगा। ठीक है, अपने गार्जियन से पता कीजिएगा, जो व्यक्ति 18+ होंगे वे जानते होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ में, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यता। जो संसद का सदस्य चुने जाएंगे उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उस बातों को, ये भारत का नागरिक होनी चाहिए। सबसे पहला उनके पास योग्यता जो होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा का सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर कार्यरत न होना चाहिए। जो सरकार का जो सरकारी नौकरी होता है, सरकारी जॉब होता है, उसमें किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत मतलब किसी भी प्रकार के सरकारी वेतन न उठा रहे होंगे। दिवालिया या सजा याफ्ता ना हो। दिवालिया किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दिवालिया का मतलब, दिवालिया का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया। अब ये कौन से व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से या साहूकार से या कहीं भी लोन लेता है, यानी कि हिंदी में इसको अगर कहें तो कर्ज लेता है, और जब उस कर्ज को चुकाने की उसके पास क्षमता नहीं होता है। ठीक है, कर्ज को चुकाने की उसके पास क्षमता नहीं होता है, तो क्या करता है, अंतिम में सभी लोग मिलकर के सरकार के ऊपर केस करते हैं, इसके व्यक्ति के ऊपर केस करते हैं, तो सरकार अंतिम में इसके संपत्ति का नीलामी करता है। ठीक है, सरकार इसके संपत्ति का क्या करते हैं, नीलामी करते हैं, और नीलामी करके इसके जो संपत्ति बनता है उस संपत्ति को बेच करके और फिर क्या करते हैं, इसको बैंक को चुकता कर देते हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, दिवालिया किसको कहा जाता है, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। अब आगे बढ़िए। आगे हमारा पॉइंट आ जाता है संसद के राजनीतिक अधिकार। संसद के पास कुछ राजनीतिक अधिकार भी है। क्या अधिकार है, तो कानून बनाने का, कानून बना भी सकते हैं संसद, संशोधन करने का, जो पुराना कानून हम लोग को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बना करके दिए हैं उस कानून में संशोधन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ फेरबदल कर सकते हैं। पुराने कानून की जगह नए कानून भी बना सकते हैं। जो पुराना कानून है अगर उनको बुरा लगे, खराब लगे, चाहे किसी प्रकार के उसमें कमी लगे, तो उसके बदले में वे नए कानून भी बना सकते हैं। सरकार चलाने वाले कार्यों को नियंत्रित करने का अधिकार, जिससे सरकार चलता है उस कार्य को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं, तो संसद के सदस्य करते हैं। सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण करने का अधिकार, सरकार के जो भी फैसले होते हैं, जो भी पैसे हैं, उन सभी पर नियंत्रण करने का अधिकार किनको है, तो सांसद को है। ठीक है, सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करने का अधिकार है। जो सार्वजनिक मामला है जिसमें राष्ट्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बात आ जाता है तो उसके ऊपर चर्चा करने का अधिकार किसको है, तो सांसद को अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल।
लोकसभा हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस। अभी हम बताए हैं कि लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस के सदस्य। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको मिल गया लोकसभा हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस के सदस्य। अब जान लीजिए लोअर हाउस के सदस्य का क्या क्या काम होता है और उनको क्या अधिकार दिया गया। चलिए सबसे पहले जानते हैं लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो, लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। आप सुने होइएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, और लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि होते हैं तो उन सभी का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। ओम बिरला क्या है, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष। इस सब बातों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ये लोकसभा का चित्र है। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। ये क्या है, लोकसभा का चित्र है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर बोलते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या चीज होता है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। इसका लोग सबसे ज़्यादा सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य ही होता है, इसीलिए इसमें विचारों को प्राथमिकता ज़्यादा मिलता है। और इसके पास एक अधिकार होता है, पैसे के मामले में अधिक अधिकार होता है। जो भी पैसे का लेन देन होगा तो लोकसभा सदस्य के मंजूरी के बाद ही होगा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है, लोकसभा में जो मंत्री सब बने हुए होते हैं, उनका डायरेक्ट नियंत्रण किस पे होता है, किन के द्वारा होता है, तो लोकसभा के सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जाता है। अधिकार मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। किसी भी मामलों में, सबसे अधिकतर मामलों में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोअर हाउस के, अभी हम बताए हैं ज़्यादातर पावर लोअर हाउस के सदस्य को मिला है। तो लोअर हाउस के सदस्य को सबसे ज़्यादा, अधिकतर मामलों में सबसे पहले, सबसे ऊंचा अधिकार दिया गया है। जान लीजिए लोअर हाउस के सदस्य को ही, एक बात आपको हम बता देते हैं, हम आपको अभी हम बता रहे हैं जस्ट, ठीक है, कि लोअर हाउस के सदस्य, लोकसभा के लोअर हाउस के सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग लोअर हाउस के सदस्य भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भीग गया है जिस कारण परेशानी हो रहा है। लोकसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस के सदस्य। ठीक है, लोअर हाउस, जिसको हम लोग को यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। इस बातों को याद रखिएगा। प्रतिनिधि के द्वारा किनका चुनाव होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको। ठीक है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको किनके द्वारा चुनाव होता है, जनता के द्वारा। जान लीजिए, अब प्रधानमंत्री बनने की बात आया तो राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि लोकसभा के सदस्य ही उनका चुनाव करेंगे। राज्यसभा के सदस्य को भी चुनाव कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य को भी चुनाव कर सकते हैं, किसी भी सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उनका जो चुनाव होगा वह लोकसभा के सदस्य करेंगे। कैसे कि हमारे भारत में पूर्ण रूप से पूरा का पूरा लोकसभा का सदस्य होते हैं 545। आपको पता होगा 545, जो कि 543 का चुनाव होता है। 543 सदस्यों का हम लोग को जनता के द्वारा चुनाव होता है, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भीग गया जिस कारण परेशानी हो रहा है। ठीक है, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वे कौन से सदस्य होते हैं, तो एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। जो एंग्लो इंडियन होता है, जान लीजिए हमारे भारत में बहुत दिनों तक अंग्रेज रहे थे। हमारे भारत में अंग्रेज बहुत दिनों तक शासन किए थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो अंग्रेज जब शासन किए थे तो हो सकता है कि अंग्रेज में से कोई व्यक्ति हमारे भारत में भी रह गए होंगे। ठीक है, जैसे अंग्रेज का कोई लड़की हुआ, वो हमारे भारत के लड़का से शादी कर लिए होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्योंकि वो लड़की इंग्लैंड के है और वो लड़का हमारे भारत का है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों में से इस दोनों को मिला करके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो जो इंग्लैंड और इंडिया दोनों को मिक्स से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। अगर कोई लड़का, मान लेते हैं कि कोई लड़का इंग्लैंड का था, ठीक है, अंग्रेज का था, और उसको हमारे यहाँ के कोई लड़की से मतलब शादी हो गया, ठीक है, भारतीय कोई लड़की से शादी हो गया, तो इसी के द्वारा भी जो बच्चा जन्म लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। अब बताइए, ये लोग जब वोट मांगने जाएंगे, अगर ये लोग कभी मान लीजिए, चलिए इनको वोट मांगने का इनको अधिकार मिल गया, ये लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि जनता में इनके खिलाफ रोष हो जाए, ठीक है, इनके खिलाफ रोष हो जाए। रोष होगा तो क्या होगा, जनता सब सोचेगा कि रे इसका ही दादा या पिताजी, इसका ही नाना, चाहे कोई भी व्यक्ति हम लोगों के ऊपर में क्या किए थे, शासन किए थे, और यह व्यक्ति फिर से हमारे यहाँ वोट मांगने आया है। हो सकता है कि इनको मारने पीटने लगे, जनता में अलग भावना पैदा हो जाए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति डायरेक्ट 2 सदस्य का चुनाव करता है। अब इस बात को याद रखिएगा। और एक और नियम है, आप लोग जानते होइएगा कि हमारे भारत में जो 543 लोकसभा का सदस्य हैं, 543 लोकसभा का सदस्य में से आधा जो इसका बन के आएगा, उससे एक ज़्यादा जो सदस्य जिस पार्टी के पास हो जाएगा वो पार्टी क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। तो इसका पूरा आधा करके अगर एक सदस्य ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का कितना होता है, 272, ठीक है, 272, क्योंकि आधा करेंगे तो 541 को आधा करेंगे तो 271.5 होगा। अब आधा आदमी कहाँ से लाए, इसीलिए एक सीट बढ़ा दिया गया है, कितना, 272 सीट कम से कम जिस पार्टी के पास आ जाएगा उस व्यक्ति का हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस बातों को याद रखिएगा। तो 272 सीट जब ले आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, 272 कम से कम लोकसभा के सदस्यों का इनके पास वोटिंग होना चाहिए, वही व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। कितना, 272 लोकसभा के सीट का वोटिंग होना चाहिए, वो व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री बन गए। इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा को चुनने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई भी अलग मामला नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसमें, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, संसद का उच्च सदन। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुने जाते हैं, तो हम अभी बताए हैं कि राज्यसभा के सदस्य को हमारे द्वारा चुना गया जो नेता होता है वे चुनते हैं। तो जो सदस्य का हम लोग के द्वारा नहीं चुनाव होता है, हमारे प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, ठीक है। और इसका अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा का जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा का जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर कौन होते हैं राज्यसभा में, स्पीकर वे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अभी आपको राज्यसभा का स्पीकर में कौन है, तो जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, ठीक है। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी है, यही है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। इस बातों को याद रखिएगा। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इनकी कुल संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य इसमें भी राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। अब देखिए आगे, संसद राष्ट्र सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसका चुनाव करते हैं। सदस्य कम होने के कारण विचारों की प्राथमिकता न मिलने की संभावना रहती है। सदस्य इसमें कम होता है क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य रहता है, इसीलिए लोकसभा के सदस्यों को विचारों की प्राथमिकता ज़्यादा मिलती है और राज्यसभा के सदस्यों के विचारों की प्राथमिकता कम मिलती है। पैसे के मामलों में कम अधिकार है, पैसे के मामले में ज़्यादातर अधिकार किनको मिला हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के सदस्य को। मंत्रिपरिषद पर सीधा कंट्रोल नहीं होता, मंत्रिपरिषद पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। राज्य के संबंध में विशेष अधिकार मिला हुआ है, राज्य जो होता है, राज्य के संबंध में इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है, बाद बाकी अलग कोई भी मामला का इनको देखरेख नहीं होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बातों को लिखते चलिएगा। राज्यों के संबंध में राज्यसभा कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार किसके पास है,
लोकसभा का। अधिकतर मामले में सर्वोच्च अधिकार किनके पास है? तो लोकसभा का। इस बातों को याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलता है। जब अधिवेशन होता है संयुक्त अधिवेशन, तो उसमें लोकसभा के सदस्य अधिक होता है, इसी कारण लोकसभा के सदस्य के विचारों के अधिक प्राथमिकता मिलती है। इस बातों को याद रखें। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का उपयोग करता है। जो पैसे के मामला आएगा तो लोकसभा के पास अधिक पावर होगा। लोकसभा को पास मंत्रिपरिषद पर नियंत्रित रखता है, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है, लेकिन राज्यसभा के लोग भी मंत्री बन सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको एक बात ज्ञात होगा कि अभी हमारे भारत के जो पीएम है वर्तमान में नरेंद्र मोदी, ठीक है, NM नरेंद्र मोदी, तो ये लोकसभा का सदस्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हैं, ठीक है। बनारस लोकसभा, उत्तर प्रदेश का बनारस लोकसभा है, उनका सदस्य नरेंद्र मोदी जी हैं। और इससे पहले हमारे देश के पीएम थे, कौन थे आपको पता होगा? मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह। तो हम बात करेंगे तो जो मनमोहन सिंह जो थे, तो वे लोकसभा से नहीं लड़ते थे और राज्यसभा में थे, राज्यसभा के सदस्य थे। वर्तमान में भी अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और वे प्रधानमंत्री बनते थे, जान लीजिए। लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री चुनने का पावर नहीं था। प्रधानमंत्री में लड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने का पावर उनको नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या होता है और कार्यपालिका किस प्रकार काम करती है? सरकार की नीतियों का कार्य रूप देने को कार्यपालिका कहा जाता है। जो सरकार जो नीति, जो नियम कानून बनाती है, तो उसको जनता के बीच में उतारने का काम किसका होता है? तो कार्यपालिका का होता है। इस बातों को याद रखिएगा। जनता के बीच में सरकार के नियम कानून को उतारने का काम किसका होता है? कार्यपालिका को, ठीक है। और उसी को हम लोग कार्यपालिका बोलते भी हैं। आगे याद रखिएगा, कार्यपालिका के दो हिस्सा होते हैं। कार्यपालिका के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला राजनीतिक कार्यपालिका, याद रखिएगा। राजनीतिक कार्यपालिका अब होता कौन है, इसके बारे में जानिए। तो जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए, मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो गए, कोई भी मंत्री, हर मंत्री जो होता है ना, राजनीतिक कार्यपालिका होता है। इस बातों को याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को मूर्ति रूप देना, क्रियान्वयन करना। इसीलिए मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य द्वारा चुन कर आते हैं, क्योंकि इनको कौन चुनते हैं? मंत्री को, कोई भी मंत्री को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुन के भेजते हैं, ठीक है। अब दूसरा का एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, ये अस्थायी कार्यपालिका होता है। राजनीतिक कार्यपालिका होता है अस्थायी। अस्थायी कैसे होता है? क्योंकि 5 साल के लिए है कोई व्यक्ति इसमें से, चाहे प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति जो उसमें का होते हैं, वे 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। लेकिन कुछ अस्थायी कार्यपालिका भी होता है। यह नौकरशाह, जैसे सरकार के काम करने के लिए कितने होते हैं? IAS IPS ऑफिसर सब भी होते हैं, IFS IRS, बहुत सारा ऑफिसर होते हैं। तो वे लोगों को क्या कहा जाता है? नौकरशाह, ठीक है। तो नौकरशाह सब अस्थायी कार्यपालिका होता है। एक बारी जिन लोगों का चुनाव हो गया, वे लोग कम से कम 50 साल, 40 साल, 30 साल, जब उनका जॉब खत्म नहीं हो तब तक वे अस्थायी रूप से बने होते हैं। नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकार बदलने के बावजूद भी नौकरशाह यानी कि अस्थायी कार्यपालिका कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। ये सरकार बदल जाने के बाद भी ये लोग अपना काम करते रहते हैं। अब बात आ गया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। किसी भी सरकार का मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। इस बातों को याद रखिएगा। वास्तव में सभी कार्य शक्तियाँ, जितने भी शक्तियाँ होती है, वे किनको मिला हुआ होता है? तो प्रधानमंत्री का। सभी कार्य शक्तियाँ का उपयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। वह देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री जो है देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भी कहलाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं और बहुमत या गठबंधन के आधार पर जिनको बहुमत हासिल होता है उसकी सरकार बनती है। जान लीजिए, जिन पार्टी के पास बहुमत होता है वे व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने में क्या करते हैं? सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, ठीक है। जिन व्यक्ति के पास 272 या 272 से अधिक संसद का सदस्य होता है, जिन पार्टी के पास, चाहे नहीं पुरता है तो जिन पार्टी गठबंधन करके 272 से अधिक या 272 सदस्यों वाला साइन करके भेजा हुआ
जो साइन करके जो भेज देते हैं, जो लेटर भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, उसी के आधार पे राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को निमंत्रित करते हैं। क्या चीज़ करने के लिए? तो सरकार बनाने के लिए। इस बातों को याद रखिएगा। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को, अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल, एक बार चुने गए तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रह सकता है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता है, और उस गठबंधन का अगर मान लेते हैं कि कभी कभी नेता बीच में ही गठबंधन टूट गया, तो उस वक्त में प्रधानमंत्री को पद से हट जाना पड़ता है। गठबंधन का सरकार, जान लीजिए, लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक होता ही है। अब कैसे खतरनाक होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका स्पेशल वीडियो हम बनाकर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद कितने मंत्री बनते हैं और क्या होता है मंत्रिपरिषद? तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री व्यवस्थित होते हैं। आमतौर पर हमारे भारत में 60 से लेकर के 80 मंत्री होते हैं। 60 से लेकर के कितने मंत्री होते हैं? 80 मंत्री होते हैं। मंत्रियों का रैंक इस प्रकार है, मतलब मंत्रियों का जो पावर दिया गया है, मंत्रियों का पावर इस प्रकार है। सबसे पहला पावर और सबसे महत्वपूर्ण पावर होता है कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, लगभग इसकी संख्या 20 को होती है। कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अक्सर शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। जो किसी भी पार्टी का सरकार बना तो उसका जो शीर्ष नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है? कैबिनेट मंत्री। और उन्हें के प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है, और जो भी प्रमुख मंत्रालय रहता है उसका प्रभार दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, देखिए जो स्वतंत्र प्रभार में होते हैं उनको भी राज्य मंत्री बनता है। ठीक है, वे राज्य मंत्री बनता है। कैबिनेट मंत्री के बाद स्थान होता है राज्य मंत्री का, याद रखिएगा। अक्सर इन्हें छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है। केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। जब सरकार के द्वारा इनको निमंत्रण भेजा जाएगा तब ये बैठक में शामिल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब राज्य मंत्री अपने विभाग में मंत्रियों से जुड़े हुए मामले को उनकी सहायता करते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि कैबिनेट मंत्री हैं, उसके साथ साथ राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? राज्य मंत्री का काम होता है कैबिनेट मंत्री का सहयोग करना, उनको जो काम करेंगे उनके काम में सहयोग करना। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री का अधिकार, जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं उनका क्या अधिकार होता है? कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना। ठीक है, भारतीय के प्रधानमंत्री का अधिकार होता है कैबिनेट में जो भी बैठक होगा उन सभी बैठक का अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, जो विभाग होंगे उन कार्यों का देखरेख कौन करेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के सामान्य निगरानी का भी काम कौन करेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री। मंत्रियों के काम का वितरण, मंत्री सब जितने भी होते हैं उन लोगों के काम का जो वितरण करेंगे, काम को जो बांटेंगे, तो किनका काम होता है? भारत के प्रधानमंत्री का। किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार, अगर किसी मंत्री को मंत्री पद से हटाना है तो उसका काम किसका होता है? भारत के प्रधानमंत्री को यह काम होता है कि वे मंत्री पद को, किसी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम किनके ऊपर? तो राष्ट्रपति के ऊपर बढ़ते हैं। हमारे भारत में राष्ट्रपति होता है। जान लीजिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा विभेद समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वे एक मूर्ति के समान अभी भारत में दिखाई देते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री हमारे किसी भी कामकाज को संभालते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी विदेशी मामला अगर मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी विदेश में जा करके और उसका फैसला लिए, फिर भी साइन किसका होता है? तो राष्ट्रपति का ही होता है। उस पर साइन किनका चलता है? राष्ट्रपति का, क्योंकि कोई भी विदेशी मामले का भी देख रेख हस्तक्षेप करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। भारत में राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत का जो अध्यक्ष होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। इस बातों को याद रखिएगा, जो अभी हम बताएं वही बात इसमें लिखा हुआ। जब कोई बिल संसद में पास होता है तो उसे राष्ट्रपति का दस्तखत के बाद ही कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत नहीं होगा तो वे कानून नहीं बन पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब भी कोई भी बिल संसद में पेश होता है तो उस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होता है, दस्तखत होने के बाद ही वे कानून बन पाएंगे। इस बातों को याद रखिए। सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने का किसका काम होता है? राष्ट्रपति को, और उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाते हैं।
राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है या समझौता होता है, लेकिन करते कौन है? प्रधानमंत्री जी। जिस प्रकार हम लोग के घर में अगर कोई शादी विवाह होता है, अगर उस पर आकांक्षी होता है, आकांक्षी का मतलब हो गया घर का प्रमुख आदमी जो सारा कामकाज को देखते हैं, ठीक है। आकांक्षी के जगह पे हमारे दादाजी का नाम लिख दिया जाता है, चाहे जो हमारे घर के जो बुजुर्ग सदस्य जीवित होते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है, लेकिन उसका कामकाज कौन देखने का काम करते हैं? हमारे मम्मी पापा, ठीक है। तो वही प्रकार राष्ट्रपति का भी काम होता है कि जो सबसे प्रमुख, तो देश का प्रमुख तो व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उस पर काम करने का अधिकार किनका होता है? तो प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए हर व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब उसके लिए क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वे राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन उनका आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और दिवालिया या सजा याफ्ता न हो। दिवालिया का मतलब आप लोग समझते हैं, सजा याफ्ता के मतलब किसी मामले में वे दोषी ठहराए गए नहीं होंगे, कोई भी कानून का कोई भी केस उन पे नहीं चलना होना चाहिए, चाहे वे दोषी नहीं ठहराए गए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर कार्यरत न हो, कोई भी लाभ पद पर सरकार के अंतर्गत नहीं कार्यरत होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है? सरकार का स्वरूप राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। केंद्रीय होता है, राष्ट्रपति का काम केंद्रीय रूप में होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? हम बता देते हैं कि जब भी हमारा सरकार का गठन होता है तो सरकार हमारा 3 लोगों से मिल करके चलता है। सबसे पहला होता है हमारा सरकार चलाने वाला व्यक्ति, सबसे पहला होता है विधायिका, ठीक है। विधायिका जो संसद होते हैं चाहे विधायक होते हैं। दूसरा हमारा होता है कार्यपालिका, ठीक है। तीसरा होता है हमारा न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना, चाहे जो सरकारी जो नियम बना, देखिए सरकारी नियम बनाने का काम विधायिका का, उस नियम को लागू करवाने का काम किसको? तो कार्यपालिका का। और उस नियम पे अगर कोई विभेद हो रहा है, अगर कोई द्वेष का स्थिति उत्पन्न हो रहा है, कोई व्यक्ति उस नियम को लागू करवाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उस वक्त में न्यायालय का काम आ जाता है और उस वक्त में न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने का, कानूनी विवादों को निपटारा करने का अधिकार होता है, देश के सभी अदालतों को साथ न्यायपालिका का नाम से पुकारा जाता है। इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब न्यायपालिका का अधिकार क्या होता है? तो न्यायपालिका के पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। भारत में विभिन्न स्तर के न्यायपालिका होता है। सबसे पहला पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट होता है इंग्लिश में, हिंदी में